नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रत्नानी और मैं भावनगर में एज अ साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। आज हम इस वीडियो में पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक नाम की बीमारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक नाम की बीमारी में सीने में दर्द होने लगना, धड़कनें तेज होने लगना, सांसें फूल जाना, ऐसा ही लगना कि ये हार्ट अटैक ही है, पसीना होने लगे, डर लगे कि अब ये जीवन के कुछ अंतिम मिनट्स चल रहे हैं, अब हम नहीं बचने वाले हैं, अब हम चल बसेंगे, ये मृत्यु के नजदीक आने के चिन्ह ही दिखाई दे रहे हैं। धड़कनें तेज हो रही है, सांसें फूल रही है, सीने में दर्द होने लग रहा है, पसीना छूट रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि ये अटैक ही है। आमतौर पे जब पहली या दूसरी बार ऐसा है तो मरीज बहुत डर जाते हैं और परिवारजन भी डर जाते हैं। ये ऑब्वियस है कि पहली बार अगर ऐसा है तो ये हार्ट अटैक हो भी सकता है और उसको एम्बुलेंस वगैरह बुलाकर हॉस्पिटल भेजा जाता है, मरीज को ले जाया जाता है। वहाँ उसके हार्ट के रिपोर्ट्स वगैरह की जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है या खून की जांच है, जिसमें CPK MB आइसो एंजाइम की टेस्टिंग किए जाते हैं, कार्डियक ट्रोपोनिन नाम के एंजाइम का टेस्ट किया जाता है और करना भी चाहिए। 1-2 बार जब पहली या दूसरी बार है तो हार्ट अटैक मानकर ही उसको जांच की जाती है और ये सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, क्योंकि ये मानसिक बीमारी या पैनिक अटैक में कुछ हार्ट की बीमारी तो है नहीं, तो हार्ट के रिपोर्ट्स में कुछ तो आना ही नहीं है। फिर मरीज को घर भेजा जाता है कि अब आपको कुछ नहीं है, आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, ये कुछ नहीं था, इसको ध्यान मत दो। 15-20 दिन मरीज ठीक रहता है, फिर दोबारा हो जाता है, फिर से सीने में दर्द होने लगना, धड़कनें तेज हो जाना, मुंह सूखने लगना, पसीना हो जाना, सांसें फूल जाना, 15-20-25 मिनट ऐसा रहता है। वो 25 मिनट निकालना बहुत मुश्किल है। मरीज कहते हैं कि ये बस मृत्यु दिख गई थी, अब मृत्यु आने ही वाली थी मान लीजिए। फिर से उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वही जांच वगैरह उनकी की जाती है और सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। 2-3 बार ऐसा होने के बाद अब हार्ट के डॉक्टर को भी कुछ डाउट होता है कि ये हार्ट की बीमारी नहीं है, कुछ और है। फिर उसको मानसिक बीमारी के डॉक्टर के पास भेजा जाता है मरीज को, फिर उनका पैनिक डिसऑर्डर नाम की बीमारी का डायग्नोसिस होता है। अगर ये पैनिक अटैक के हमले अगर बार बार आने लगे और ये बीमारी ज़्यादा पुरानी हो जाए तो फिर मरीज का कॉन्फिडेंस चला जाता है। जिस जगह पे उसका पैनिक अटैक आया था ना, वहां जाने से उसको डर लगता है, उसके साथ वो पैनिक अटैक वाली मेमोरी जुड़ जाती है, तो फिर वो उस जगह पे जाते हैं तो फिर उसको बस वही पैनिक अटैक आएगा, वो मेमोरीज याद आ जाती है, डर लगने लगता है, सांसें फूलने लगती हैं और काफ़ी बार वो यादों और डर में भी पैनिक अटैक आ जाता है। काफ़ी बार मरीज अपने आप को होम बाउंड ही कर देता है कि कहीं बाहर जाएंगे और पैनिक अटैक आ गया तो वो पब्लिक प्लेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे, वहाँ उसको इस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा और वो बहुत अपने आप को होम बाउंड कर देता है कि बाहर ही नहीं जाते हैं। काफ़ी बार वो अकेले नहीं रह पाते, उसको चाहिए कोई एक व्यक्ति उसके साथ हो। कोई छोटा बच्चा है तो भी चलेगा, लेकिन वो अकेले नहीं रह पाता है। वो कहते हैं कि वो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, उसको पता है, लेकिन वो किसी को बुला लेगा, मतलब उसको एक हिम्मत रहती है। वो अकेले रहने का कॉन्फिडेंस गवा देते हैं। वो अकेले नहाने नहीं जा पाते, वो बाथरूम में भी वो एक दरवाजा खुला छोड़ते हैं कि अगर पैनिक अटैक आ गया तो मैं बाहर भाग कर निकल पाऊंगा। वो 4 दीवार के बीच में भी अकेले रहने में उसको बहुत दिक्कत होती है। तो बाहर जाने में डर लगना, अकेले रहने में डर रहना, उसको अगोराफोबिया कहते हैं, यानी फियर ऑफ पब्लिक प्लेस और फियर ऑफ बीइंग आउटसाइड। तो अक्सर पैनिक अटैक की बीमारी अगर पुरानी हो जाए तो पैनिक अटैक के साथ साथ अगोराफोबिया के चिन्ह भी देखे जाते हैं। अगोराफोबिया के अलावा पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक की बीमारी के साथ नींद नहीं आना, मूड अच्छा नहीं रहना, डिप्रेशन जैसी बीमारी रहना, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के और चिन्ह रहना या अन्य मानसिक बीमारियों के चिन्ह भी पाए जा सकते हैं। तो पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक की बीमारी को समय पर आइडेंटिफाई करके उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है और ट्रीटमेंट करने से पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में दवाइयाँ ही दी जाती हैं। पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक को कंट्रोल करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। पहले दवाइयों का कोर्स शुरू करते हैं ताकि वो पैनिक अटैक के हमले, कि जिस वक्त मरीज को ऐसा ही लगता है कि ये हार्ट अटैक है, अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, वो एक हमले आने बंद हो जाए। 2-3 महीने अगर वो पैनिक अटैक के हमले आने बंद हो जाए और वो मरीज करीबन नॉर्मल जीवन जी पाए, तब उसकी सेकंड स्टेप की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जिसको अगोराफोबिया की ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें पेशेंट एक कॉन्फिडेंस ही गवा चुका है कि वो अकेला बाहर निकल पाएगा, नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा, अकेले घर पे कंफर्टेबली रह पाएगा और जो डे टू डे नॉर्मल एक्टिविटी कर पाएगा जो पहले वो किया करता था, उसका रूटीन था। लेकिन पैनिक अटैक के बाद वो दिक्कतें शुरू हो गई है। वो ऐसी जगह पे जा नहीं पाता है कि जहाँ पहले उनको पैनिक अटैक आया हुआ है।
अगर अब वो रूटीन डे टू डे एक्टिविटी की जगह ही होगी ना, कहीं मार्केट प्लेस की जगह होगी, कहीं ऑफिस की जगह होगी, कहीं काम करने की जगह होगी, या घर की कोई कमरा होगा, या घर पे ही पैनिक अटैक आया होगा। अब उस जगह के साथ उसकी पैनिक अटैक की जो यादें हैं उसको हटाने का रास्ता है कि उस जगह पे जाया जाए और पैनिक अटैक ना आए। काफ़ी बार हम कुछ बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की कोई दवाइयाँ देते हैं कि जो उसको जेब में रखनी है, और अगर वो पैनिक अटैक की अगर उसको कोई फीलिंग हो कि अब धड़कनें तेज़ होने लगी हैं, अब पैनिक अटैक आ सकता है, तो वो मुंह में रख कर वो उसको चूस सकते हैं, तो उससे भी वो पैनिक अटैक नहीं आता है और वो एंग्जाइटी रिलीव हो जाती है, जिसको माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट्स भी कहते हैं। तो पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट दवाइयाँ हैं, और दवाइयों से उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगोराफोबिया या बाहर जाने का डर या अकेले रहने का डर, तो डर की कोई दवाई नहीं होती है, डर की दवाई है हिम्मत। जिस जगह पे जाने का डर लग रहा है, जिस परिस्थिति में जाने का डर लग रहा है, उसको करना, उसका सामना कर। जैसे परिस्थिति से दूर भागते हैं वैसे वैसे वो डर बढ़ता है, उसी तरह वो परिस्थिति का सामना करने से हिम्मत बढ़ेगी, फिर उतना डर नहीं लगेगा और फिर वो नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। लेकिन एक बार वो पैनिक अटैक आने बंद हो जाने चाहिए। जब तक पैनिक अटैक आने शुरू है तब वो अगोराफोबिया की जो एक्सपोजर थेरापी कहते हैं कि उस जगह पे जाओ जहां पर आपको डर लगता है, वो काम करो जिसका आपको डर लगता है, उसका कोई मायने नहीं बनते। फिर वहीं पैनिक अटैक आ गया तो फिर और डर बढ़ जाएगा। अगोराफोबिया की ट्रीटमेंट जो हिम्मत मरीज को देनी होती है, उसमें काफी बार वो पेशेंट का रोल भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर ऐसे पेशेंट भी देखे जाते हैं कि वो एकदम हिम्मत गंवा चुके होते हैं, क्योंकि वो लंबे समय से पैनिक डिसऑर्डर से पीड़ित थे। उनको पता ही नहीं था कि इनकी एक मानसिक बीमारी है और मानसिक रोग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और अब लंबे समय से वो पैनिक डिसऑर्डर, वो अगोराफोबिया से उनकी लाइफस्टाइल ही मानो चेंज हो गई है। अब वो डरे डरे सहमे सहमे उसकी नॉर्मल, उसको ऐसा ही जी रहे हैं लंबे समय से। उस समय उसको हिम्मत देना कि अब ये पैनिक अटैक पुरानी बात हो गई है, अब बाहर निकलो, हिम्मत रखो। अगर पैनिक अटैक जैसा हो तो आप ये चूसने वाली दवाई जो बेंजोडाइजेपिन दवाई है वो रख सकते हैं अपने पास, लेकिन आप हिम्मत करके बाहर निकलो। उसमें वो काफ़ी मरीज उतना कोऑपरेट नहीं करते हैं, या उसमें उसको और डर लगता है कि मैं कर पाऊंगा, वापस पैनिक अटैक आ गया, कुछ डर उस प्रकार बढ़ गया होता है। तो उसमें मरीज को हिम्मत देना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी बार वो हिम्मत नहीं कर पाता है तो वो लंबे समय तक उसकी नॉर्मल लाइफस्टाइल वापस जीने में उसको समय लगता है। तो अगर पैनिक डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट को समयसर आइडेंटिफाई किया जाए, उसकी समयसर दवाई शुरू की जाए, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगोराफोबिया के ट्रीटमेंट में अगर मरीज खुद सहकार दे और हिम्मत से डर का सामना करना शुरू करे, तो उस अगोराफोबिया की ट्रीटमेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो पैनिक डिसऑर्डर और अगोराफोबिया के बारे में मैं आपसे करना चाहता था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें बहुत अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए डॉक्टर IJ रत्नानी, साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद।